सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स, या इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, वर्किंग कैपिटल एक्चुअली होता क्या है, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल को हम लोग बोलते हैं नेट असेट, नेट करंट असेट बोलते हैं। यानी अलग अलग डेफिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो वर्किंग कैपिटल को नेट असेट या नेट करंट असेट कहते हैं। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा सिंपल होगा, इसमें से दो चीजें देखने का, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, यानी करंट असेट और करंट लायबिलिटी में जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसके फॉर्मेट को अगर हम लोग देखें, क्योंकि फॉर्मेट अगर समझेगा तो आपको पूरा का पूरा चीज समझेगा कि किसकी कैलकुलेशन कौन से बेसिस पर करना है। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल कौन से बेसिस पर कैलकुलेट होगा वो आपको फॉर्मेट के बाद ही, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी बोलना तो वैल्यूज देने तो आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर दो चीजें, एक होगा करंट असेट, एक होगा आपका करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट करंट असेट्स, करंट असेट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, देखो बेसिकली टोटल कितने आइटम्स आएंगे, देखो पहला आएगा स्टॉक, पहला क्या आएगा, स्टॉक। अब कंपनी के अंदर स्टॉक तीन तरीके के होते हैं, कंपनी के अंदर स्टॉक कितने तरीके के होते हैं, तीन। पहला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा होता है स्टॉक ऑफ WIP, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो सेकंड होगा हमारा स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ WIP। एंड थर्ड हमारा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। तो हमारे टोटल कितने टाइप के गुड्स होते हैं, टोटल तीन तरीके के स्टॉक होता है। उसके बाद स्टॉक होने के बाद सेकेंड आइटम आता है डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, यानी जो हमारा कस्टमर होगा, अगर वो कस्टमर हमसे माल खरीदता है और हमसे वादा करता है कि हम फ्यूचर में आपको पैसा देंगे, तो वो फ्यूचर में पैसा देने वाले कस्टमर को हम क्या कहेंगे, डेटर्स। और अगर हमें उस डेटर के ऊपर भरोसा नहीं है और हमने उसके नाम पर बिल बना दिया तो वो क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल के कैटेगरी में। होता वो कस्टमर ही है, एक को हम प्रूफ मांगते हैं, एक से प्रूफ नहीं मांगते। जिसको हम प्रूफ मांगते हैं वो चला जाएगा बिल रिसीवेबल, यानी वहां पर ड्रॉप बिल ऑफ एक्सचेंज का रूप आ जाएगा। उसके बाद यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस लिया, एडवांस दिया। तो अगर हमने एडवांस टू सप्लायर किया, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को हमने एडवांस दिया है, ठीक है, तो वो कहां पर आ जाएगा, प्रीपेड में आ जाएगा। एंड उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आइटम है कैश या बैंक बैलेंस, कैश या बैंक बैलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट आइटम होता है। तो करंट असेट कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड कॉलम हमारा होता है वो होता है हमारा पीरियड का कॉलम। किसका कॉलम होता है, पीरियड। यहाँ पे हम टाइम पीरियड लिखते हैं कि कौन सा महीना, मतलब स्टॉक कितने महीने के लिए है, फिनिश गुड्स कितने महीने के लिए है, वर्क इन प्रोग्रेस कितने महीने के लिए, डेटर कितने महीने के लिए, बिल रिसीवेबल कितने महीने के लिए, कैश एंड बैंक बैलेंस तो डायरेक्टली दिया होगा। उसके बाद हमको यहाँ पर करना होता है वर्किंग, क्या करना होता है, वर्किंग। अब वर्किंग करने के लिए दो चीजें याद रखो, यूनिट इंटू रेट इंटू पीरियड। क्या बोला बेटा, यूनिट्स इंटू रेट इंटू पीरियड। यूनिट्स मतलब हमें दिया होगा कि हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग कितना प्रोडक्शन करते, तो जितना प्रोडक्शन करोगे उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट्स। कौन से रेट से प्रोडक्शन कर रहे हैं वो रेट होगा, और कितने पीरियड वो हमने ऑलरेडी लिखा होगा। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां पर टाइम पीरियड निकला रहेगा। और ये वर्किंग करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, अमाउंट। तो हमें इस पूरे सम के अंदर दो चीजें याद रखनी है, एक तो वर्किंग कैसे करना है, दूसरा कौन से रेट पे जाएगा वो भी मैं बताता हूं। अब इतना करने के बाद आपको मिलेगा यहां पर ए मतलब करंट असेट का टोटल। किसका टोटल, करंट असेट का। अब हम लोग निकालेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, सबसे पहला आइटम आएगा क्रेडिटर्स,
दूसरा आइटम आएगा बिल्स पेबल। हमारा जो कस्टमर, हमारा जो सप्लायर होता है ना, सप्लायर, वो सप्लायर का नाम धाम काम पता सब मालूम है, क्रेडिटर, हमने उधारी में इससे माल लिया है। लेकिन अगर वो सप्लायर ने हमारे नाम पे बिल बनाया कि भाई मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं, यानी वो सप्लायर को मुझ पर भरोसा नहीं है, तो उसने मुझसे बिल बनाया और मेरे से साइन करवा के लिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन को मैं सप्लाई कर रहा हूं और मुझे 2 महीने बाद पैसा देगा, तो मैं उसको बिल का पैसा देने के लिए लायबल हूं, तो इसलिए बिल्स पेबल आ जाएगा। उसके बाद थर्ड आउटस्टैंडिंग। तो यहां पे आउटस्टैंडिंग आपको वेजेस भी बोल सकता है एंड आउटस्टैंडिंग आपको एक्सपेंसेस भी बोल सकता है, एक्सपेंसेस भी बोल सकता है। एंड इसके अलावा आपको कुछ और आइटम्स देगा तो वो अदर्स में आ जाएगा। अदर्स में यानी जैसे हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ने एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हम लोग ने कस्टमर से क्या लिया हुआ है, एडवांस लिया है, तो कस्टमर से एडवांस लिया तो वो पार्ट भी आपको यहां पर आ जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बी। बी मतलब इसका टोटल। अब आप क्या करोगे, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करने के बाद मिलेगा बेटा आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या मिलेगा बेटा, सर वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है, हाँ वो प्रीपेड भी हो सकता है ना? हाँ, वो प्रीपेड भी हो सकता है, लेकिन उसको प्रीपेड नहीं, प्री रिसीव्ड बोलेंगे। पहले से रिसीव किया ना हमने, तो उसको प्री रिसीव्ड बोलेंगे, ठीक है। अब एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है तो आप यहां पर क्या करोगे, ऐड। अच्छा, अगर क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दिया तो सम उधर ही खत्म हो जाएगा, ग्रॉस पे खत्म हो जाएगा। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है तो प्लस करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दिया तो ऐसा का वैसा। तो ये करने के बाद आपको मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, समझा। तो ये आपका हो गया नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। क्लियर? डिफिकल्टी वापस बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल में फॉर्मेट क्या होगा। वर्किंग कैपिटल का पहला फॉर्मेट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का सबसे पहला फॉर्मेट होता है करंट एसेट। तो करंट एसेट के अंदर आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। उसके बाद प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस एंड कैश एट बैंक। उसके बाद करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या पता है आपको, क्वेश्चन में पीरियड डायरेक्टली दिया होता है, आपको रेट देखना है, तो आपको रेट देखने के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना होगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर होता क्या है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहा मैंने, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों ऐड करके क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये छोटा सा कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा। मतलब क्वेश्चन में आपको रॉ मटेरियल का रेट दिया होगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वेजेस का रेट दिया होगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का रेट दिया होगा, तीनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट ऐड करो, क्या मिल जाएगा, सेल्स। अब कैलकुलेशन कैसे करना है ध्यान दो। रॉ मटेरियल दिया है तो कौन से रेट से होगा, रॉ मटेरियल के रेट से होगा। डब्ल्यूआईपी, क्या यहां पे डब्ल्यूआईपी दिख रहा है, नहीं, तो क्या करेंगे, वैसा का वैसा। क्या यहां पर फिनिश गुड्स दिख रहा है, नहीं, हमें इसका रेट पता चल गया। डेटर का रेट दिख रहा है, वहां पे डेटर दिख रहा है, नहीं, बिल रिसीवेबल दिख रहा है, नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस बोला तो एक्सपेंस देख सकता हूं मैं, लेकिन सप्लायर बोला है तो कौन सा रेट लेंगे बोला है, क्या, नहीं। कैश बैलेंस ये तो मुझे डायरेक्टली दिया रहेगा, तो नथिंग टू बी वरी। यानी अब तक मैंने डिस्कस किया, मुझे यहां पे एक्सपेंस दिख रहा है तो मेरे पास एक्सपेंस है, लेकिन बाकी किसी का रेट नहीं मालूम है। अब क्रेडिटर दिख रहा है, नहीं, बिल पेबल नहीं, वेजेस दिख रहा है, यानी वेजेस का रेट लिख सकता हूं मैं, एक्सपेंस लिख सकता हूं, कस्टमर दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब अभी मुझे और थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग का सिंपल फंडा, ऊपर वाला क्रेडिटर, नीचे वाला डेटर, ऊपर वाला क्रेडिटर, नीचे वाला डेटर, बीच वाला फिनिश गुड्स। क्या बोला, ऊपर वाला क्रेडिटर, नीचे वाला डेटर, बीच वाला फिनिश गुड्स। ऊपर वाला क्रेडिटर, बीच नीचे वाला डेटर, बीच वाला फिनिश गुड्स। क्रेडिटर को बिल्स पेबल भी और डेटर को बिल रिसीवेबल, सिंपल। अब
क्रेडिटर को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सप्लायर भी बोलते हैं, और डेटर को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कस्टमर। यानी देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो गया। कैसे, WIP अभी भी लिखा है क्या, नहीं। फिनिश गुड्स लिखा है, यानी इसका रेट मिल गया। फिनिश गुड्स पे कौन सा रेट लेंगे, टोटल कॉस्ट का। डेटर पे कौन सा रेट लेंगे, सेल्स का। बिल रिसीवेबल पे कौन सा रेट लेंगे, सेल्स का। और यहाँ पे एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर पे कौन सा रेट लेंगे, रॉ मटेरियल, यानी ये भी मुझे मिल गया, है ना। क्रेडिटर पे कौन सा रेट लेंगे, रॉ मटेरियल का। बिल्स पेबल पे कौन सा रेट लेंगे, रॉ मटेरियल का। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सपेंस। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर पे कौन सा रेट लेंगे, सेल्स का। यानी सब कुछ मिल गया, सिर्फ एक आइटम को छोड़ के, WIP। अब वो क्या होता है, जब हम लोग काम कर रहे हैं, जब हम लोग काम कर रहे हैं तो काम करते समय कुछ चीजें एक्टिव होगी और कुछ चीजें पैसिव होगी। मतलब क्या, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूं क्लासरूम में, तो लेक्चर में लूं या नहीं लूं, बेंचेस अपनी जगह पर ही होने वाले हैं। मेरी प्रोडक्टिविटी 0 हो या मेरी प्रोडक्टिविटी 100% हो, रॉ मटेरियल अपना रोल कैसे रखेगा, सेम। तो रॉ मटेरियल हमेशा 100% चार्ज करने का। सिंपल। लेक्चर लूंगा तो मुझे मेरा इनपुट डालना पड़ेगा, लेक्चर लूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, लेक्चर लूंगा तो मुझे बाकी के एक्सपेंसेस भी बेयर करने पड़ेंगे। इसका मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लेबर और ओवरहेड जो होता है वो 50% होता है। कितना परसेंट, 50। मतलब यूनिट लेना मेरे लिए आसान है, रेट लेना मेरे लिए आसान है, पीरियड में लेना मेरे लिए आसान है। क्यों, WIP का आपको पीरियड दिया रहेगा। रॉ मटेरियल लिखते समय रॉ मटेरियल का रेट लूंगा, लेबर लिखते समय वेजेस का रेट लूंगा। कौन सा रेट लूंगा, वेजेस का। और ओवरहेड लिखते समय मैं डायरेक्ट एक्सपेंस का रेट लूंगा। किसका रेट लूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का। तो 100-50-50 हो गया, 100-50-50 हो गया। इसका मतलब मेरा WIP भी सॉल्व हो गया, यानी मेरा ऑलमोस्ट फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट वो है। आपको एक कॉस्ट स्ट्रक्चर देगा, डेटा शुड बी कैलकुलेटेड ऑन डैश, तो डेटा शुड बी कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से सेलिंग प्राइस ऑप्शन। इन वर्किंग कैपिटल क्रेडिटर शुड बी कैलकुलेटेड ऑन डैश, तो CPU ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल के CPU पे कैलकुलेट होता है। इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिनिश गुड्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी CPU ऑफ टोटल कॉस्ट। ऐसा, तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर से ये चीजें समझ में आ गई। यह आपको ऐसा देगा, यूनिट्स देगा, समझो 1 लाख। आपको रेट ऑफ रॉ मटेरियल सपोज दे दिया, मान लो 5 रुपया, और आपको टाइम पीरियड दे दिया मान लो 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, तो क्या कैलकुलेट कर सकता है आसानी से, 1 लाख इंटू 5, 3 मंथ्स बोला तो 3/12। कैलकुलेटर पे कर तो जो आंसर आएगा वो हो गया आपका आंसर, है ना। तो जो चीजें हमने सीखी वही चीजें आपको MCQ में पूछा जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था वर्किंग कैपिटल का। लेकिन वर्किंग कैपिटल सिर्फ इधर ही खत्म नहीं होता, यानी मेरे को बेसिक, यानी अगर मैं देखा जाए तो 90% वर्किंग कैपिटल हमारा खत्म हो गया। लेकिन वर्किंग कैपिटल में एक एक्सटेंशन आता है टंडन कमिटी वाला, टंडन कमिटी वाला। और टंडन कमिटी वाला जहां पर क्वेश्चन आया वहां पर एक MCQ पक्का आएगा। मतलब देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड होता है, 3। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड, 3 मेथड होते हैं। पहला क्या बोलता है, पहला मेथड क्या कहता है, हमारा जो नेट वर्किंग कैपिटल है, हमारा जो नेट वर्किंग कैपिटल है, यानी आपको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोला ना बेटा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम कैसे निकालेंगे, बैंक आपको लोन कैसे देगा। यानी अगर आप बैंक के पास अप्लाई करोगे कि सर हमें हमारे बिजनेस को चलाने के लिए लोन चाहिए, तो उस लोन को हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल लोन, यानी हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन मांग रहे हैं। अब वो लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो ये 3 में से कोई एक मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो वो क्या बोलेगा, आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, हम कैसे देंगे। तो पहले आप अपने वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट लेकर आओ। तो हम वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट लेकर जाके, जिसमें एक आइटम होगा नेट वर्किंग कैपिटल। क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल।
पहला मेथड बोलता है कि उसमें से 25% ऑफ द करंट असेट, 25% ऑफ करंट असेट शुड बी डिडक्टेड। करंट असेट का जो भी टोटल है, करंट असेट का जो भी टोटल है, करंट असेट का जो भी टोटल है उसका 25% माइनस कर दो। मतलब अगर इधर 1 लाख आया तो कितना माइनस होगा, नेट वर्किंग कैपिटल में से 25% ऑफ करंट असेट माइनस करने का, 25% ऑफ करंट असेट माइनस करने का, तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए वो कहता है नेट वर्किंग कैपिटल, ये तो रहेगा ही आपका, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल। दूसरा मेथड कहता है कि नेट वर्किंग कैपिटल में 25% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल माइनस करो। पहला मेथड बोलता है करंट असेट का 25% माइनस करो, किसमें से, इसमें कैलकुलेशन करने के टाइम पे। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या बोलता है कि नेट वर्किंग कैपिटल में 25% ही माइनस करो, किसका, नेट वर्किंग कैपिटल का। मतलब मेरा नेट वर्किंग कैपिटल 100 आया तो उसमें से 25% माइनस कर तो बचा कितना, 75, यानी आपको लोन मिलेगा 75। पहले में करंट असेट का 25% माइनस करने बोला, और सेकंड में क्या बोलता है, नेट वर्किंग कैपिटल का 25% माइनस करने का, समझा। और तीसरा होता है, वो बोलता है कि आपका जो भी नेट वर्किंग कैपिटल है उसमें, नेट वर्किंग कैपिटल आपका जो भी है, ठीक है, वो निकालने के लिए हम लोग आपके करंट असेट में से नॉन करंट असेट, नॉन कोर असेट, क्या बोला, करंट असेट में से नॉन कोर असेट, नॉन कोर असेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, माइनस करने के बाद आपको एग्जैक्टली नेट करंट असेट मिलेगा माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये सब माइनस करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वापस हो रहा है, आपके करंट असेट में से नॉन करंट असेट माइनस करने का, नॉन करंट असेट माइनस करने के बाद नेट करंट असेट आपको मिलेगा, करंट लायबिलिटी माइनस करो, आपको वैल्यू मिला। अब इस वैल्यू का सिर्फ 75% आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 75%, जिसमें से ऐसा बोल सकते हैं -25% नेटवर्किंग कैपिटल, यानी जो आंसर आया ना उसी का हम लोग क्या करेंगे, 25% माइनस कर देंगे। यानी अगर मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट में प्रिसाइज तरीके से बोलूं ना, तो याद रखने के लिए कैसे करोगे, यही पूरी चीज को वापस एक्सप्लेन करता हूं शॉर्ट तरीके से। टंडन कमेटी क्या कहती है, टंडन कमेटी क्या कहती है, ये टंडन कमेटी का नाम नहीं दिया तो आपको ऐसा बोलेगा, मैक्सिमम परमिशिबल बैंकिंग फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस, यानी बैंक आपको कितना फाइनेंस दे सकती है। टंडन कमेटी ने अप्रूव किया कि हम आपको कितना मैक्सिमम पैसा दे सकते हैं, तो हम पहला आपके नेट वर्किंग कैपिटल में से 25% माइनस करेंगे करंट असेट का, तो माइनस करके मिलेगा आपको MPBF, इतना पैसा देंगे। आपके टोटल नेट वर्किंग कैपिटल में से 25% करंट असेट का माइनस कर देंगे, तो आपको जो पैसा बचेगा वो आपको मिलेगा। दूसरा मेथड क्या कहता है, आपके नेट वर्किंग कैपिटल में से 25% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल माइनस कर दो, तो जो मिलेगा वो हो गया हमारा MPBF। पहला कहता है करंट असेट का 25% माइनस करो, दूसरा कहता है आपके वर्किंग कैपिटल का 25% माइनस करो, और तीसरा मेथड कहता है कि आपके करंट असेट में से नॉन कोर असेट, कौन सा, नॉन कोर असेट माइनस करो, तो बचेगा नेट करंट असेट। क्या बचेगा, नेट करंट असेट। उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो बचेगा नेट वर्किंग कैपिटल, -25% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, तो आपको मिलेगा MPBF। ठीक है, ये 3 मेथड। कंफ्यूजन क्या है, तीसरा मेथड नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, ये दोनों में से एक ऑप्शन पूछा जाएगा। यानी क्वेश्चन में आपको करंट असेट दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको करंट लायबिलिटी दिया जाएगा, दोनों को माइनस करो, क्या मिलेगा, नेट वर्किंग कैपिटल। अगर वो बोलेगा मेथड 1 के हिसाब से करो, क्या बोलेगा, मेथड 1 के हिसाब से बोला है, तो मेथड 1 ऑफ टंडन कमिटी रिकमेंड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शुड बी आर एज फॉलोज, तो 4 ऑप्शन रहेगा। या व्हाट शुड बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर टंडन कमिटी ऑफ मेथड 1, तो कैसा डेटा दिया रहेगा, करंट एसेट का वैल्यू, करंट लायबिलिटी का वैल्यू, और बोलेगा कि टंडन कमिटी के मेथड 1 का क्या वैल्यू रहेगा। तो मेथड 1 कैसे निकालेंगे, माइनस करके नेट वर्किंग कैपिटल, माइनस कर देने का 25, तो ये जो करंट एसेट है उसका 25% निकाल के माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ गया। या तो मेथड 2 बोलेगा, तो मेथड 2 में क्या करने का, जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसका 75% ले लो,
या -25% कर दो, दोनों का मतलब तो वही होगा, या जो वैल्यू आएगा उसमें -25% कर दिया तो भी वही आ गया, कैलकुलेटर शॉर्टकट रहेगा तो। ठीक है, तो ये पूरा चीजें आपको वर्किंग कैपिटल में देखने के लिए मिलेगी। क्या करना है, सिंपल, वापस एक बार फटाफट वर्किंग कैपिटल के अंदर पहला करंट असेट करंट लायबिलिटी। करंट असेट के अंदर आपको 5 चीजें याद रखनी है, सिर्फ 5। स्टॉक, तो स्टॉक में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल पे कैलकुलेट होगा। स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी में रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों आएगा। रॉ मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%। रॉ ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज इट इज, खत्म। डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों ही कस्टमर होते हैं, एक में वैल्यू दिया रहेगा, एक में बिल दिया रहेगा, खत्म। उसके बाद कैश एट बैंक, और उसके अलावा अगर हमने एक सप्लायर को एडवांस दिया है तो वो भी आ जाएगा। तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर आएगा, आउटस्टैंडिंग आएगा, तो क्रेडिटर सप्लायर हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बोल सकता है। अच्छा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मतलब टाइम लैग, ये शब्द को याद रखना क्योंकि यही शब्द के ऊपर आपका गेम घूमेगा। टाइम लैग, आपको वैल्यू दिया है, आपको यूनिट दिया और बोला टाइम लैग इज 2 मंथ्स, टाइम लैग इज 2 मंथ, तो 2 मंथ मतलब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग। टाइम लैग मतलब पीरियड, टाइम लैग मतलब पीरियड, यानी वो जो पीरियड बोला वो टाइम लैग शब्द से बोल सकता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐड कर देने का, बचेगा क्या, नेट वर्किंग कैपिटल। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका वैसे ही रहेगा, याद रखने के लिए रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस करके टोटल कॉस्ट आएगा, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ऊपर वाला क्रेडिटर, नीचे वाला डेटर, बीच वाला फिनिश गुड्स, सिंपल। उसके बाद टंडन कमिटी, टंडन कमिटी में 3 मेथड है। किसके लिए 3 मेथड है, मैक्सिमम परमिशिबल बैंकिंग फाइनेंस, ऐसा बोल सकता है। द टंडन कमिटी रिकमेंड्स द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें 4-5 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा मैक्सिमम परमिशिबल बैंकिंग फाइनेंस, समझा, या मैक्सिमम परमिशिबल बैंकिंग फाइनेंस इज रिकमेंडेड बाय डैश, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक का नाम रहेगा टंडन कमेटी, समझा, ऐसा। तो यही चीजों के बीच में घूमेगा, तो ऐसा टेंशन लेने का नहीं। पहला बोलता है नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल दोनों सेम है। पहले मेथड में करंट असेट का 25% माइनस करो, सेकंड में नेट वर्किंग कैपिटल का 25% माइनस करो। तीसरा क्या बोलता है, करंट असेट में से नॉन कोर असेट माइनस करो, जो आएगा उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करके नया कैपिटल आ गया, नए वर्किंग कैपिटल में 25% नेट वर्किंग कैपिटल माइनस करने का, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादातर आपको यहां पर टंडन कमेटी एमपीबीएफ के इसमें ही वर्किंग कैपिटल घुमाएगा, या फिर आपको पीरियड रेट और यूनिट्स देकर करेगा। ठीक है, डिफिकल्टी तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है। कौन सा, करंट असेट्स में से माइनस नॉन कोर वाला। नॉन कोर एसेट क्या होता है, नॉन कोर वो एसेट होता है जो हमारे लिए फिलहाल इस पर्टिकुलर पीरियड में शॉर्ट टर्म होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म होता है, या वो हमारे बिजनेस से जुड़ा नहीं होता। बैंकिंग के लिए वो चीजें वैलिड नहीं रखती। मतलब मैंने किसी को एडवांस दिया हुआ है, बैंक को लगता है वो एडवांस इसमें क्यों कंसीडर कर रहा है, तो वो करंट एसेट में से वो चीजें माइनस करने के लिए बोलेगा। तो क्वेश्चन में अपने को नॉन कोर एसेट डायरेक्टली दिया रहेगा, नॉन कोर एसेट अपने को डायरेक्टली दिया रहेगा कि करंट एसेट का अमाउंट है, नॉन कोर एसेट अपना इतना है, और नॉन कोर एसेट दिख गया ना, समझ जाना थर्ड वाला मेथड पूछा है। ठीक है, और लास्ट में दिया रहेगा कि थर्ड मेथड ऑफ एमपीबीएफ या मैक्सिमम परमिशिबल बैंकिंग फाइनेंस। ठीक है, इतने इसमें सारी चीजें अपनी कवर हो गई। ठीक है।